घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उनके बीच सापेक्ष गति होती है, तो सापेक्ष गति की वजह से एक घर्षण बल कार्य करता है जो उनकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। तो ये एक प्रतिरोध बल है जो घर्षण जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से भी आप दे सकते हैं, तो जब ठोस तल को जब दूसरे ठोस तल के संपर्क में चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, तो दोनों ठोस वस्तुओं के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और ये जो गतिमान वस्तु है उसको रोकने का प्रयास करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। फिर इसके बाद जैसे खुरदुरी सतह रहेगी तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा होगा, जितनी ही जो है चिकनी सतह रहेगी तो वहाँ पर घर्षण बल उतना ही कम होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं घर्षण के प्रकारों पर। इसके एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर देखना चाहें तो जैसे हम अगर चल रहे हैं ज़मीन पर तो ये भी घर्षण की वजह से ही संभव है। अगर आप वर्कशॉप में देखें कि जो जॉब वगैरह तैयार किए जाते हैं तो वो घर्षण की वजह से ही संभव है। दीवार में अगर आप कील ठोक रहे हैं तो वो घर्षण की वजह से ही संभव है। आप किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो वो घर्षण की वजह से ही किसी चीज़ को पकड़ पा रहे हैं। तो ये घर्षण के बहुत सारे ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ ये घर्षण के लाभ और हानि में आएगा। हानि भी होती है, जैसे अगर मशीन के पार्ट्स एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, वो आपस में घिसेंगे, उसकी वजह से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो एक तरीके से वो पार्ट्स भी घिसते जा रहे हैं और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, थर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो ये जो है लाभ और हानि, इससे दोनों चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार देख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो है उसके लाभ और हानि में डिस्कस करेंगे। तो प्रकार क्या क्या हैं यहाँ पर। सबसे पहले है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक नाम से ही क्लियर है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जब किसी स्थिर वस्तु पर आरोपित बल के कारण उसमें किसी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न ना हो। कोई वस्तु रखी हुई है और आप उस पर क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो उसको विस्थापित करने के लिए, लेकिन वो वस्तु के बीच, वस्तु जहाँ पर रखी है वो सतह और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल है उसका मान इतना ज़्यादा है कि वो जो है उसका मान इतना ज़्यादा है कि आरोपित बल उस वस्तु को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। मान लीजिए बहुत मतलब 100 किलो की कोई बोरा बोरा रखा हुआ है, बोरी रखी हुई है और आप उस पर उसको खिसकाना चाह रहे हो और आपका जो बल है वो उतना नहीं, घर्षण बल के बराबर नहीं है जिस बल से आप उसको खिसकाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो वस्तु विस्थापित नहीं होगी। तो वो विस्थापित क्यों नहीं हो पा रही है, इस घर्षण बल की वजह से। फिर घर्षण बल, ये जो है स्थैतिक घर्षण के प्रकार। स्थैतिक घर्षण के प्रकार में, स्थैतिक घर्षण के नियम क्या नियम है, मतलब किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो संपर्क में रखे दो तलों या वस्तुओं के मध्य घर्षण बल की दिशा सदैव उसकी गति की दिशा या गति की दिशा के विपरीत होती है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो ऊपर आ गई थी कि यहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा, ये वस्तु रखी हुई है, आप इसको इस दिशा में खींचना चाह रहे हो तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। फिर इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि यह स्व समंजक बल है, मतलब खुद से एडजस्ट होने वाला बल है, जो आरोपित बल के बढ़ाने पर तब तक बढ़ता है जब तक कि आपेक्षिक गति ठीक रुक ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थैतिक घर्षण बल है वो ये बोलते जा रहे हैं कि आप जब आरोपित बल का मान बढ़ाते जाओगे तो जो घर्षण बल है वो प्रतिरोधी बल है गति का, तो उसका मान भी उसी आरोपित बल के समानुपात में बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आरोपित बल का मान किसके बराबर हो जाएगा, घर्षण बल के, तब वो वस्तु अगर उससे ज़्यादा आप बल लगाते तो विस्थापित होगी। फिर जब स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण बाह्य आरोपित नेट बल के बराबर होता है जबकि दिशा उसके विपरीत होती है। अगर आप बल लगा रहे हो किसी वस्तु पर और वो स्थिर अवस्था में है तो जो स्थैतिक घर्षण बल का मान होगा, जितना आप बाह्य बल आरोपित कर रहे हो उसके बराबर होगा परिमाण में, लेकिन दिशा की अगर बात की जाए तो हमेशा विपरीत होगी। ये तीनों पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके बताया गया। फिर आ जाते हैं गतिज। गतिज मतलब जिसमें गति हो। तो अगर कोई गतिशील वस्तु पर कार्यरत घर्षण बल कार्य करता है तो वो कौन सा घर्षण कहलाएगा, गतिज घर्षण। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि
कोई वस्तु जो है गति अवस्था में है, तो गति अवस्था में है तो वहाँ पर जो बल उस वस्तु की गति का विरोध कर रहा होगा वो क्या कहलाने लगेगा, गतिज घर्षण कहलाने लगेगा। जैसे हम ब्रेक लगाकर गाड़ियों को रोकते हैं तो पहिया कौन सी अवस्था में होता है, गति अवस्था में होता है, और वहाँ पर उसको रोकने के लिए एक जो बल करता है तो वो कौन सा बल कहलाएगा, गतिज घर्षण बल कहलाएगा। पृथ्वी तल पर सभी गतिशील वस्तुओं पर गतिज घर्षण बल कार्य करता है। तो जितनी भी वस्तुएं गतिज अवस्था में हैं उन पर घर्षण बल लगाकर उनको स्थिर अवस्था में लाया जा सकता है। फिर इसके कुछ नियम हैं कि जो गतिज घर्षण है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो गतिज घर्षण, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि गतिज घर्षण और स्थितिज घर्षण में किसका मान सबसे ज़्यादा होता है, तो गतिज घर्षण का मान कम होता है किससे, स्थैतिक घर्षण से। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक काल्पनिक बल होता है जो कि वस्तु जहाँ पर रखी हो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा तो उसके विपरीत लगने वाला ये बल है जो उसको बैलेंस करेगा। आगे जब हम डायग्राम देखेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। अभी बस इतना याद रखिए कि एक तो गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा होता है क्योंकि कांटेक्ट चेंज होता रहता है, जो सतहों के बीच का संपर्क है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्थिर है तो स्थिर है तो संपर्क जो है उतना ही बना हुआ है, और जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया होगा घर्षण बल का मान भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, तो ये हम आगे की लाइन में अभिलंब प्रतिक्रिया बल को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, रिएक्शन फोर्स रहता है। और ये जो गतिज घर्षण को हम हमेशा जो है फोर्स है, बल है, तो इसलिए एफ से दर्शाएंगे। फिर इसके बाद गतिमान वस्तुओं के वेग ना तो अत्यंत अल्प हो ना ही अत्यधिक हो, तब गतिज घर्षण उनके वेगों पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई गतिमान वस्तु है तो उसके वेग का मान अगर बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम ना हो तो ये जो गतिज घर्षण है उसके वेगों पर निर्भर नहीं करता। इसलिए इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी या वेग को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। अगला है सीमांत घर्षण। क्या होता है सीमांत घर्षण, इसको देखते हैं। सीमांत घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण के हिसाब से आप समझोगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि जब एक वस्तु स्थिर अवस्था में किसी सतह के संपर्क में रखी हुई है तो दो शुष्क सतह कैसी हैं, शुष्क हैं, उनके बीच में कोई भी स्नेहक नहीं है। जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो सतहों के मध्य क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। यहाँ पर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं, जो वस्तु सतह पर रखी वो भी स्थिर अवस्था में। अब जैसे जैसे बल बढ़ाया जाता है, मतलब जो आरोपित बल है, तो घर्षण बल का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। बल बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आती है कि ठोस अपनी विराम अवस्था से सतह पर ठीक चलने वाला होता है। आप जब आरोपित बल का मान बढ़ाते जाओगे तो घर्षण बल जो कार्य कर रहा है उसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, जैसे जैसे आप आरोपित बल का मान बढ़ाते जाओगे घर्षण बल का मान जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आरोपित बल का मान घर्षण बल के मान से ज़्यादा होता है तो वस्तु क्या करेगी, गति करने का प्रयास करेगी, क्योंकि आपने आरोपित बल लगाया उस पर। तो ये जो है उसी कंडीशन की बात कर रहा है कि ठोस अपनी विरामावस्था से सतह पर ठीक चलने वाला होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ये मैक्सिमम लिमिट होती है घर्षण बल की, क्योंकि इसके बाद जो है घर्षण बल का मान आरोपित बल से कम हो जाएगा और वस्तु गति करने लगेगी, जो वस्तु को चलने से रोकने का प्रयत्न करता है। यही मैक्सिमम बल है जो कि वस्तु को चलने से रोकने का प्रयत्न करेगा, और इससे अगर ज़्यादा बल आरोपित बल लगाएंगे तो वस्तु गति करेगी। इस उच्चतम आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स है, इसलिए हम इसको सीमांत घर्षण, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट उस घर्षण बल की। तो सीमांत घर्षण लगाए हुए बाह्य बल के क्या होता है, बराबर होता है, जबकि वस्तु ठीक चलने वाली स्थिति में होती है। तो F बराबर P, F यहाँ पर आप जो है किसको F घर्षण बल को दिखा रहा है, P जो है आरोपित बल को दिखा रहा है। तो संतुलन की अवस्था में क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है सीमांत घर्षण बल है, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है जब आरोपित बल का मान सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाएगा और इसके बाद वस्तु ठीक चलने का प्रयास करेगी। इसके कुछ नियम हैं, उसको हम देख लेते हैं कि
हमेशा आपने देखा कि घर्षण का बल का नियम क्या है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। तीनों केस मतलब फर्स्ट केस को छोड़ दिया जाए वो स्थैतिक था, तो वस्तु की गति के कहाँ कार्य करता है, विपरीत दिशा में। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। गतिज घर्षण में भी यही था कि जो बल है घर्षण बल वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होगा, अर्थात सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया में एक निश्चित अनुपात होगा। अगला है सीमांत घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब वो हमने यहाँ पर शुष्क सतह की बात की थी, अगर वो सतह जो है मान लीजिए थोड़ा सा उसमें स्नेह की तरह या चिकनी सतह होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि घर्षण बल का मान उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सतहों के बीच में शुष्क सतह रहेंगी तो घर्षण बल ज़्यादा कार्य करेगा। जितनी जो है स्मूथ सरफेस रहेगी वहाँ पर घर्षण बल का मान उतना ही कम होगा। स्थिति मतलब क्षैतिज में है या फिर आनत तल पर है, तो उस स्थिति पर भी घर्षण बल का मान निर्भर करता है। लेकिन अगर बात की जाए इसके आकार की, तो आकार पर निर्भर नहीं करता है और क्षेत्रफल से भी ये क्या रहता है, मुक्त रहता है। अगला है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये एक सतह है, इस पर ये वस्तु रखी हुई है और इसका भार कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। तो जितना भार इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है तो वो जो है क्या करेगा, इस सतह पर एक विपरीत बल कार्य करेगा जो इस भार को बैलेंस करेगा, जो इस भार को बैलेंस करेगा। तो ये यहाँ पर वस्तु जो है जितनी भी भारी है उसका भार जो है कहाँ पर काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो बल कार्य करेगा, जिसको प्रतिक्रिया बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया मतलब भार के विपरीत जो प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, काल्पनिक दिखता नहीं है ये बल, तो ये इसके हमेशा भार के विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। तो इस तरीके, और भार के विपरीत दिशा में बोल सकते हैं आप, या फिर इसको बोलें कि जो संपर्क सतह है उसके हमेशा क्या रहेगा, ये लंबवत रहेगा। वस्तु जहाँ पर भी रखी हुई है वहाँ पर उसकी जो संपर्क सतह है हमेशा उसके लंबवत। तो ये क्षैतिज अवस्था है तो हमेशा इसके लंबवत। फिर इसके बाद आगे है यहाँ पर, ये हम लगा रहे हैं बल इस वस्तु को इस तरफ खींचने के लिए। तो घर्षण बल कहाँ काम कर रहा है, इसके विपरीत दिशा में। अब बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलन की अवस्था में जितने ऊर्ध्वाधर तल में बल हैं उनको उनकी दिशा के हिसाब से प्लस या माइनस करके जोड़ते या घटाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है जितने भी क्षैतिज तल में बल हैं उनको भी इसी तरह से दिशा के हिसाब से प्लस या माइनस साइन लेकर के एक इक्वेशन, एक समीकरण लिखते हैं। तो ये बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, दिशा विपरीत है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू। इसी तरीके से ये बल इस दिशा में काम कर रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो ये संतुलन की अवस्था कहलाएगी, आर बराबर डब्लू, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है आपका क्या, घर्षण गुणांक। दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये जो घर्षण गुणांक है इसी संबंध से निकल कर आ रहा है कि सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती है। समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो ये यहाँ पर नियतांक या स्थिरांक, दोनों ही शब्द एक ही हैं, तो ये जो है हमने स्थिरांक लिख दिया है यहाँ पर। तो स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो एफ अपन आर बराबर स्थिरांक। स्थिरांक को वस्तुओं के बीच क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। क्योंकि हम यहाँ पर घर्षण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो इस स्थिरांक को हम क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक बोलते हैं। अब ऊपर भी बल है नीचे भी बल है तो इस घर्षण गुणांक की क्या कोई राशि होगी, नहीं होगी, इसकी कोई राशि नहीं होती। ये एक विमाहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता, सॉरी, ये एक मात्रकहीन राशि है। और घर्षण गुणांक बराबर कोई अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, सीमांत घर्षण बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। और इसका मान भी हमेशा एक से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को फिर से देख सकते हैं कि दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। पी किलोग्राम, किलोग्राम नहीं न्यूटन आएगा यहाँ पर। पी न्यूटन बल लगाने पर वस्तु विरामावस्था से ठीक चलने वाली होती है। दोनों सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल पैदा होगा तथा सीमांत घर्षण बल लगाए हुए बाहरी बल के ठीक बराबर होगा और इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ठीक है।
अगला आ जाता है घर्षण कोण। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल दोनों का जो परिणामी कोण होता है वो क्या कहलाएगा आपका, घर्षण कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर जो है ये डायग्राम में इसको थोड़ा और इसमें क्या है, इमेज क्लियर नहीं थी तो इसलिए इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों का परिणामी फिर इसके बाद अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाने वाले कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यह है सीमांत घर्षण बल और यह है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पर इनका परिणामी कहाँ होगा, इसके बीच में। तो परिणामी जो है अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, घर्षण कोण बोलेंगे। ये उसने लिखा हुआ है यहाँ पर। आपने किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिया सतह के संपर्क में तो घर्षण बल कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा। अब अगर आप वस्तु पर बाह्य बल आरोपित कर रहे हो P, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में काम कर रहा है, उसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो भार नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसके विपरीत जो काल्पनिक बल लगेगा वो अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब मतलब जो सतह है जहाँ पर वस्तु रखी है उसके लंबवत, तो अभिलंब और प्रतिक्रिया भार के विपरीत प्रतिक्रिया बल। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो बीच में होगा। ये डायरेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर, ये दोनों बाहर की तरफ लग रहे हैं ये दोनों बल, इसलिए ये परिणामी की दिशा बाहर की तरफ होगी। और इनका जो परिणामी है इस अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाएगा उसी को हम बोलेंगे घर्षण कोण। इसको और अच्छे से इन्होंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। तो ये हो गया R बराबर W और ये हो गया यहाँ पर सीमांत घर्षण बल, ये हो गया इसका परिणामी, और ये एंगल थीटा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका घर्षण कोण हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको घटकों में विभाजित कर लिया। S जो परिणामी है उसका एक क्षैतिज घटक निकाल लिया और एक ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लिया। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, क्षैतिज यहाँ पर ये अगर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एस कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। और ये किसकी डायरेक्शन में है, जहाँ पर सीमांत घर्षण बल लग रहा है, तो एस साइन थीटा। दूसरा जो घटक होगा एस यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। तो ये हो गया एस कॉस थीटा। फिर इसके बाद अगला आ जाता है, सॉरी ये अगर थीटा है ये एंगल, तो जिसके साथ कोण बन रहा है ये हो गया एस, ये एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो जिसके साथ कोण बनता है उसको हम बोलते हैं कॉस घटक, और जो इसका लंबवत रहता है वो साइन घटक। अगर आप इस वाले एंगल को लेकर चलते हो तो यहाँ पर इसके साथ कोण बन रहा है तो यहाँ पर कौन सा घटक आएगा, कॉस। तो एस कॉस थीटा ऊपर की तरफ काम करेगा और एस साइन थीटा ऐसे में काम करेगा। तो जो एस साइन थीटा वाला घटक है वो किस दिशा में लग रहा है, सीमांत घर्षण बल के लिए। तो एफ बराबर ये एफ का मान क्या हो गया, एस साइन थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर तल में काम कर रहा है आर के बराबर जिसको हम ले सकते हैं वो क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। एस जो है परिणामी है ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टेन थीटा। तो ये इस तरीके से एफ अपॉन आर क्या था, घर्षण गुणांक। तो हम इस तरीके से घर्षण गुणांक और घर्षण कोण में एक संबंध निकाल सकते हैं। एफ अपॉन आर क्या हो जाएगा, घर्षण गुणांक, जिसको म्यू से दर्शाते हैं, उसका जो सिंबल है उसको म्यू बोलते हैं। तो म्यू बराबर ये टेन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है, घर्षण कोण है। अगला आ जाता है इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, एफ अपॉन आर बराबर, क्योंकि म्यू होता है तो एफ अपॉन आर की जगह म्यू लिख दिया, बराबर टेन थीटा लिख दिया, और इसी चीज़ को घर्षण गुणांक करके लिख दिया। अब परिणामी जो है, जो दोनों उसके बल हैं उन दोनों का ही परिणामी है ना, तो परिणामी हम निकालते कैसे हैं, पहला वाला बल प्लस पहले वाले बल का वर्ग प्लस दूसरे वाले बल का वर्ग, इसी तरीके से निकालते हैं। फिर इसके बाद आगे आ जाएगा इसमें जो है एफ़ की जगह हम क्या रख देंगे, म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर रख दिया तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, बाहर चला जाएगा, तो परिणामी बराबर आर वन प्लस अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको क्या निकालना है, परिणामी बल का मान निकालना। आगे है आनत तल।
आनत तल मतलब इंक्लाइंड प्लेन जो कि क्षैतिज से, अगर कोई तल क्षैतिज से कोई ना कोई कोण बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आनत तल या इंक्लाइंड प्लेन। ना तो एकदम क्षैतिज है ना एकदम ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से कोण बना रहा है और वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो चित्रानुसार ये भी धरातल से थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। इस पर डब्लू भार पर कार्य करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा झुके हुए धरातल की, आप इस तरीके से समझिए कि ये जो है एक आनत तल है जो कि क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इस पर एक डब्लू भार की वस्तु रखी गई है। भार हमेशा, वस्तु को आप कैसा भी रख दो, किसी कोण पर भी रख दो, क्षैतिज पर भी रखो, उसका भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ही काम करता है, ठीक है। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहाँ काम करता है, जो वस्तु की स्थिति है, मतलब अगर वो जो है किसी कोण कोण बना रही है क्षैतिज के साथ, तो वस्तु जिस तरह से है उसके हमेशा लंबवत। तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति जो है एक कोण पर है क्षैतिज के साथ, तो हमेशा इस सतह के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। अब इसके बाद एफ यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एफ यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वस्तु किसी आनत तल पर रखी हुई है तो कहाँ खिसकने का प्रयास करेगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो घर्षण बल है कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब अगर ये कोण थीटा है तो हमने एक स्कूल टाइम में प्रमेय पढ़ी होगी कि दो दो भुजाओं के बीच बनने वाला जो कोण होता है उनकी लंबवत बनने वाली भुजाओं के कोणों के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये एक भुजा है और दूसरी एक भुजा है, तो इसके बीच अगर कोण थीटा बन रहा है तो इन दोनों भुजाओं के लंबवत जो बनने वाला कोण है वो भी थीटा होगा। कैसे, ये जो है क्षैतिज रेखा है तो इसका लंबवत क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो है इस तरीके से थीटा कोण बना रही रेखा तो इसका लंबवत हो जाएगा ये वाली रेखा। तो अगर इसके बीच का कोण थीटा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो डब्लू जिसके साथ कोण बना रहा है वो क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस थीटा। तो जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस वाला घटक रहता है और जो उसका लंबवत रहता है वो साइन रहता है। तो डब्लू यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। क्यों बना रहा है ये मैंने अभी बता दिया आपको। तो डब्लू का जो थीटा जिसके साथ बनता है वो हो जाएगा कॉस वाला घटक और दूसरा हो जाएगा साइन वाला घटक। अब अगर यहाँ पर हम बैलेंस करें तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल की विपरीत दिशा में सीधी रेखा में कौन सा बल कौन सा घटक काम कर रहा है, भार का डब्लू कॉस थीटा। और ये जो सीमांत घर्षण बल है इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य कर रहा है, डब्लू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम अगर घर्षण गुणांक देखें तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर। तो एफ का मान कितना है, डब्लू साइन थीटा, और इसका मान क्या है, डब्लू कॉस थीटा। डब्लू से डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू बराबर टेन थीटा। ऊपर जो रिलेशन निकला था एज इट इज़ है, बस वहाँ पर जो है क्षैतिज सतह थी और यहाँ पर कैसी है, इंक्लाइंड सरफेस है, आनत तल है। तो यदि किसी वस्तु झुके हुए धरातल पर कोई वस्तु बिना बाहरी बल लगे केवल डब्लू साइन थीटा के कारण ठीक नीचे आने वाली हो तो धरातल क्षैतिज के साथ घर्षण कोण के बराबर कोण बनाता है। आगे है घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो, ठीक है। जब आरोपित बल क्या हो, क्षैतिज हो। अगली जो कंडीशन दी हुई है, पी यहाँ पर ठोस को खींचने के लिए आवश्यक बल है, एफ घर्षण बल है, आर सामान्य प्रतिक्रिया बल है, डब्लू ठोस का भार है और म्यू जो है घर्षण गुणांक है। इसको हम देख लेते हैं। ये कोई ब्लॉक है और इस पर जो है वही सिंपल स्थिति है, फर्स्ट वाला जो केस था। इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है और ये इस यहाँ पर जो बल लग रहा है इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो सिंपल है, ये संतुलन की अवस्था, इससे ज्ञात करना बहुत आसान है। बिना घटकों में विभाजित किए P बराबर F हो जाएगा और R बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और अगर हम घर्षण बल की बात करें तो F अपॉन R बराबर म्यू होता है, घर्षण गुणांक जो अभी हमने निकाला था, म्यू बराबर F अपॉन R, तो F बराबर म्यू R, तो यही लिखा हुआ है F बराबर म्यू R। फिर इसके बाद आगे है आपका घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर झुका हो।
अगली जो कंडीशन दी हुई है कि आरोपित बल सीधे क्षैतिज में ना लग करके क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो हम उसको देख लेते हैं। थीटा ठोस को खींचने के लिए आरोपित बल का क्षैतिज तल के साथ जो कोण है, डब्लू ठोस का भार है, आर सामान्य प्रतिक्रिया है, पी खिंचाव बल है क्षैतिज से तल से थीटा कोण पर। चित्र के प्रेषणों के अनुसार ये स्पष्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। डब्लू भार हो गया, पी जो है हम आरोपित बल यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो अब इसको जब पी हम इस डायरेक्शन में खींचना है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। यहाँ पर ये संपर्क से इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। अब ये जो पी है, क्योंकि ये कोण बना रहा है तो हमको इसको घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। तो क्षैतिज के साथ इसका जो एक घटक है वो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और जो दूसरा घटक है जिससे कोण बनता है वो कॉस थीटा, और जो उसका लंबवत घटक है वो पी साइन थीटा। तो पी परिणामी है, इसके दो घटक हो गए, एक पी कॉस थीटा जिससे कोण बन रहा है और उसका लंबवत घटक पी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रभावी खिंचाव बल केवल क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा ही होगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक सामान्य प्रतिक्रिया बल के मान को घटाने वाला होगा। ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है इसके मान को घटाने वाला होगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था की अगर हम बात करें, एफ जो घर्षण सीमांत घर्षण है इस दिशा में काम कर रहा है और पी कॉस थीटा इस दिशा में, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तरीका ये होता है, अगर आप इस दिशा को धनात्मक ले रहे हैं तो एफ धनात्मक रहेगा, फिर ये वाली दिशा ऋणात्मक, तो माइनस पी कॉस थीटा बराबर 0। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। ये तो हमने क्षैतिज तल में संतुलन की अवस्था ज्ञात की। अब हम ऊर्ध्वाधर तल में संतुलन की अवस्था ज्ञात करते हैं। अगला है नेक्स्ट पेज। अगला नेक्स्ट पेज, पी साइन थीटा और आर एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, डब्लू विपरीत दिशा में लग रहा था, तो ऊर्ध्वाधर तल में जो संतुलन होगा आर प्लस पी साइन थीटा दोनों एक ही दिशा में, माइनस डब्लू बराबर 0। हमेशा जो है सारे बलों को प्लस माइनस लेने के बाद बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर जो है पी साइन थीटा को अगर आर का मान निकालना है तो डब्लू उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव और पी साइन थीटा उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, तो डब्लू माइनस पी साइन थीटा। अब हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो एफ का मान कितना निकला था वहाँ पीछे से, पी कॉस थीटा के बराबर, तो ये हो गया पी कॉस थीटा बराबर म्यू, आर का मान डब्लू माइनस पी साइन थीटा, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू डब्लू माइनस म्यू पी साइन थीटा। और इस तरीके से पी कॉस थीटा माइनस म्यू डब्लू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस म्यू पी साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद पी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू डब्ल्यू को फिर से उधर भेज दिया, तो P बराबर एक्चुअल में निकाला है। इसको कुछ नहीं, सिंपल जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण किया गया है और इस तरीके से P का मान निकाला है। अब इसमें दी गई है अगली लाइन कि अगर ठोस को खींचने के लिए क्षैतिज तल से कोण थीटा बनाते हुए आवश्यक बल, तो ये वही चीज़ है कि अगर जो है जो आरोपित बल लगेगा वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाएगा तो उसका मान ऐसे निकाला जाएगा। ये जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी अभी इस चैप्टर की वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्षैतिज में आरोपित बल लग रहा है, आनत तल पर आरोपित बल रहा है, क्षैतिज में ही जो है थीटा कोण बनाते हुए आरोपित बल लग रहा है, और इससे ज़्यादा केस नहीं आएंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। आगे हम देखते हैं घर्षण बल के लाभ। तो ये दैनिक जीवन में भी घर्षण बल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो चलना, कि आप अगर चल पा रहे हो किसी सतह पर तो वो भी घर्षण की वजह से। तो जैसे कोई वस्तु आदि चल रही है या चलती रहेगी तो घर्षण बिना वस्तुएं एक दूसरे को पकड़ती भी नहीं है, तो हमारे लिए चलना भी असंभव हो जाएगा अगर घर्षण कार्य नहीं करेगा सतह और हमारे पैरों के बीच। तो वस्तुएं एक दूसरे को घर्षण के कारण ही पकड़ती हैं। जैसे आप अगर किसी लेथ मशीन पर जॉब बना रहे हो और आपने वहाँ पर जो है जॉब फिक्स कर दी और आप वहाँ पर टूल से काम कर रहे हो या आप किसी चीज़ को फाइलिंग ही कर रहे हो, तो वहाँ पर घर्षण की वजह से ही आप उसकी फाइलिंग कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, सतह संपर्क में ही नहीं आएंगी, वहाँ पर फिसलेंगे एक दूसरे को अगर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। दीवार में कीलें घर्षण के कारण ही रुकती हैं। रस्सी की हाथ से पकड़ घर्षण बल के कारण ही होती है। इसे बढ़ाने के लिए हाथों पर मिट्टी लगाकर रस्सी पकड़ते हैं।
फाइल रेती, वही अभी मैंने फाइलिंग का बताया, दाते घर्षण बल से ही धातु को काटते हैं। चलते हुए पहिए को ब्रेक द्वारा घर्षण बल लगाकर ही रोका जाता है। वायलिन के तारों पर बेरोजा से घर्षण करते हैं। वायलिन जो बजाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा बेरोजा रहता है, तो उससे उसको जब हम टच करते हैं तभी जाकर आवाज़ निकलती है। तो ये जो टच कर रहे हैं तो ये क्या है, घर्षण की वजह से ही संभव है। हम अगर किसी ढलान पर उतर रहे हैं तो घर्षण के कारण ही वह संभव है। हम जो है पैर जमा के चलते, पैर जमा के क्यों चलते हैं, क्योंकि घर्षण वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे हम गिरने से बच जाएं। तो ये जो है इसके लाभ हैं। आगे देखते हैं इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। तो हानियाँ भी इससे बहुत ज़्यादा हैं, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर मशीनों की बहुत सी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। अब मशीन है, दो सतह संपर्क में आ रही हैं, एक तो आवाज़ होगी उनके बीच में, दूसरा जो है मशीनों के पार्ट्स घिसेंगे, और तीसरा वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होगी जिसकी वजह से उसमें जो है खराबी आएगी। तो मशीन की जो शक्ति है, बहुत सारी जो इनपुट में आप जितना इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हो तो उसका बहुत कुछ अमाउंट जो है वहाँ पर वो घर्षण में व्यय हो जाएगा। इसके अलावा ऊष्मा उत्पन्न होगी जो तलों को ख़राब करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन पार्ट्स हैं उनकी जो लाइफ है, जितना वो चल सकते हैं वो क्या हो जाती है, घट जाती है। कार्य में अधिक समय लगता है। अगर घर्षण बल कार्य कर रहा है वहाँ पर तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो आप इनपुट में जितना पावर दे रहे हो उसका कुछ भाग जो है घर्षण बल में व्यय हो जा रहा है। लागत भी बढ़ती है। मशीनें जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं तो उसमें क्या होता जाता है, खर्चा भी बढ़ता जाता है उसको मेंटेनेंस कराने में। ठीक है। फिर इसके बाद मशीन की दक्षता कम हो जाती है, क्योंकि जो इनपुट में जितना आप दे रहे हो उतना को उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। उस इनपुट का कुछ भाग जो है किस में चला जाएगा, घर्षण में व्यय हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दक्षता है, दक्षता या इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट कम होगा तो दक्षता कम हो जाएगी। आगे है घर्षण कम करने की विधियाँ। कुछ स्थितियों में घर्षण कम करना आवश्यक हो जाता है। घर्षण कम करने के लिए अनेकों विधियाँ अपनाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। हम क्या करते हैं, स्नेक का उपयोग करते हैं। तो तलों के मध्य तेल ग्रीस लगा देते हैं, इससे घर्षण कम हो जाता है। सतह को चिकना करना, उसको स्मूथ करना। तलों पर अन्य चिकनी धातुओं की पॉलिश या लेप कर देते हैं। तलों को रेगमाल या स्क्रैप आदि से रगड़कर जो है समतल कर दिया जाता है। अगर कोई खुरदुरी सतह है तो वहाँ पर रेगमाल स्क्रैप से आप घिस दोगे तो वो सतह स्मूथ हो जाएगी। सतहों का संपर्क क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है, तो उससे भी घर्षण कम हो जाता है। ये कुछ तरीके थे जिनसे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्नेह, लुब्रिकेशन। तो स्नेह क्यों किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए। जैसे मशीन्स वगैरह हैं तो वहाँ पर घर्षण हो रहा है, तो घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेहन करेंगे मशीन पार्ट्स पर। तो इससे क्या होगा, सतह संपर्क में नहीं आएंगे, और जब सतह संपर्क में नहीं होंगी तो घर्षण कम होगा, और इससे उसकी दक्षता, उसकी शक्ति जो व्यय हो रही है वो काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। तो घर्षण के कारण होने वाली हानियों से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों में एक उपाय स्नेहन भी है। स्नेहन की प्रक्रिया में घर्षणशील पार्ट्स की सतहों के बीच में एक उपयुक्त स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, और यह स्नेहक घर्षण कर रही सतहों के बीच में एक पतली परत बना लेगा। जब पतली परत बन जाएगी तो वो दोनों सतह संपर्क में नहीं आ पाएंगी, और संपर्क में नहीं आ पाएंगी तो घर्षण रुक जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, द्रव, अर्धठोस और ठोस। तो अवस्था के आधार पर स्नेहकों का 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है द्रवीय स्नेहक। तो तरल अवस्था के जो स्नेहक हैं इनका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता। कोई भी द्रव है उसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता, इसीलिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भाग कर ले जाया जा सकता है। इसी गुण के कारण इनका क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि मशीन पार्ट्स हैं वहाँ पर अंदर जो भी स्पेस है, अगर आप चाहते हो कि वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लें, तो जो द्रव है उसमें बहने की क्षमता होती तो आसानी से वो उस पूरे कैसा भी शेप हो उसको आसानी से वहाँ पर पहुँच सकता है। तो 4 प्रकार के तेल द्रवीय स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है खनिज तेल, मिनरल ऑयल्स, जो कि कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। इसमें क्या होता है, मोमीय और नेपथेनिक, ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। मोम जैसा, तो मोम जैसा चिपचिपा। तो मोमी तेल अधिक तापमान पर भी क्या रहता है, ये स्थायी रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में क्या रहता है, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इसमें क्या रहते हैं, ऐड रहते हैं नेचुरली। इसकी वजह से क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पर भी अपना स्थायित्व बनाए रखता है, और
मोटा होता है, क्यों होता है? मोम की वजह से। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। सर्कुलेटिंग ऑयल, मतलब जहाँ पर जो है जैसे हम गियर्स वगैरह की बात करें तो गियर ऑयल हो गया, एक सर्कुलेटिंग ऑयल हो गया, जैसे बियरिंग्स वगैरह की हम बात करें। फिर इसके बाद मशीन और इंजन ऑयल की। तो हर एक पार्ट्स के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इंजन के लिए ऑयल जो रहेगा, जो आप पिस्टन और सिलेंडर के बीच में यूज़ करेंगे। रेफ्रिजरेटर के लिए ग्रेड ऑयल अलग रहेगा, स्पिंडल ऑयल अलग रहेगा, स्टीम सिलेंडर ऑयल, वायर रोप ऑयल। तो इस तरीके से कुछ ऑयल्स हैं। ये किसके बने होते हैं? खनिज तेल के ही बने होते हैं। और यहाँ पर इस खनिज तेल का ही उपयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उस सिचुएशन में कौन स्टेबल रह सकता है? तो वो जिसमें जो स्थाई टाइप के स्नेहक होते हैं, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला है आपका ऑर्गेनिक तेल। ऑर्गेनिक तेल मतलब जो कि वनस्पति या पशुओं से प्राप्त किया जाता है, वो ऑर्गेनिक तेल कहलाएगा। और ये तेल ऊष्मा के कारण सरलता से, मतलब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो अपने घटकों में क्या हो जाएगा? विच्छेदित हो जाएगा। और अगर कम तापमान की बात करें तो गोंद के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा, गोंद जैसा हो जाएगा। क्योंकि सभी ऑर्गेनिक तेल, अब ये कहाँ से? वनस्पति और पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? वसा होता है, अल्कोहल होता है, तो उसमें ये विद्यमान होता है। तो भारी लोड जो है ये नहीं, भारी लोड के लिए नहीं रहते ये ऑयल। तो इसमें अगर हमें भारी लोड के लायक इसको यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे कुछ मात्रा में क्या करना पड़ेगा? खनिज ऑयल इसमें मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड ऑयल तैयार करके हम उसको भारी लोड के लिए उपयोगी बना सकते हैं। अगला है इसमें सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल महंगा होता है, इसलिए बहुत ही कम उपयोग में किया जाता है। इसमें पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल, पॉली एल्कलाइन ग्लाइकॉल और सिलिकॉन, ये जो है इनसे मिलकर के बना होता है। और इसको क्या किया जाता है? उपयुक्त रासायनिक साधनों द्वारा सिलिकॉन कार्बाइड को सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बदल दिया जाता है। ये महंगे होते हैं, इसका कम प्रयोग होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पॉली एल्कलाइन ग्लाइकॉल तथा सिलिकॉन। उपयुक्त रासायनिक साधनों द्वारा सिलिकॉन कार्बाइड को सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इनका जो है उपयोग देख लेते हैं हम कि क्या क्या इसके उपयोग हैं। एक तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप अपनी बुक में देखिएगा इसको। सिलिकॉन जो रहता है, आप लोगों ने जब पदार्थ विज्ञान पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि सिलिकॉन जो है हम लोहे में मिला रहे थे वहाँ पर, जब हम उसकी मिश्र धातु बना रहे थे। तो क्यों मिला रहे थे? क्योंकि वो उसमें क्या रहता है? स्नेहक का गुण रहता है, डक्टिलिटी बढ़ाता है वहाँ पर भी। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो कि सिलिकॉन जो है वो चिकनेपन का गुण बढ़ाता है, तो ये लुब्रिकेंट का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन ये महंगा होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, जिसमें अच्छी किस्म के जो औजार रहते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम जो है इस तरह के स्नेहक का उपयोग करते हैं। आगे है ब्लेंडेड ऑयल। ब्लेंडेड ऑयल मतलब यहाँ पर हम दो ऑयल को ब्लेंड करके बनाते हैं। तो यहाँ पर खनिज स्नेहक जो है हमने देखा था कि क्या होते हैं? उच्च ताप पर विघटित हो जाते हैं। तो उसको जो है भारी लोड को उपयोग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी श्यानता, श्यानता मतलब जो बहने का विरोध करें, तो श्यानता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें फैटी ऑयल्स, वसा युक्त जो ऑयल्स हैं, वही वनस्पति वाले, उसमें जो फैटी ऑयल्स हैं इसमें मिला देते हैं। इसमें मिला देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर इसको फैटी ऑयल्स को मिलाया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो ऑयल तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड ऑयल। इससे पहले भी अभी हमने पढ़ा था कि एक होता है खनिज तेल और दूसरा होता है ऑर्गेनिक तेल। तो ऑर्गेनिक तेल में हम खनिज तेल को मिला रहे थे, तो वही उस तरीके से जो तैयार किया जा रहा है कंपाउंड ऑयल, या उसको ब्लेंडेड ऑयल बोलेंगे। फिर आ जाता है अर्ध ठोस, जैसे ग्रीस। तो अर्ध ठोस जो है ये सब अर्ध ठोस क्यों उपयोग करेंगे? क्योंकि द्रव कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? उच्च तापमान पर वाष्पीकृत होकर हट जाते हैं और सतह फिर से संपर्क में आ जाती हैं।
तो अगर हमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा शांता वाला स्नेहक चाहिए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अर्ध ठोस का उपयोग करेंगे। तो बहुत अधिक गाढ़ा तेल जो बहता नहीं है, अर्ध ठोसी स्नेहक कहलाता है। इसको बनाने के लिए खनिज तेल, ऑर्गेनिक तेलों में गाढ़ा करने वाले पदार्थ, गाढ़ा करने वाले कौन, कैल्शियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम, बेरियम, लिथियम, स्ट्रॉन्शियम, ये कुछ पदार्थ हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये गाढ़ा हो जाता है ये ऑयल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। आगे है ठोस। ठोस जो है, इसमें वैक्स भी आ जाएगा आपका, माइका भी आ जाएगा, इस तरह के कुछ ठोस, ग्रेफाइट तो है ही। तो ये ठोस स्नेहक बहुत अधिक तापमान और दाब पर ग्रीस और तेल का स्नेहक सफलतापूर्वक नहीं हो पाता, क्योंकि अधिक ताप पर ये चीज़ें बाष्पीकृत होकर उड़ जाती हैं। तो वहाँ पर जैसे फोर्जिंग शॉप में आप काम कर रहे हो, पावर हैमर है, पावर प्रेस हैं, तो वहाँ पर ठोस लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। तो आप जो है किसी ठोस को पाउडर फॉर्म में यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा स्थायी रूप से काम करेगा। तो ग्रेफाइट का पाउडर हो गया, उसको तेल में मिलाकर यूज़ करते हैं। इसके अलावा साबुन है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। टैल्क है, इसके अलावा जो है वैक्स है, माइका है, माइका अभ्रक बोल रहे हैं इसको हम, अभ्रक होता है हिंदी में। तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। आगे है स्नेहकों के गुण। स्नेहकों के गुण क्या है कि सबसे पहले तो उसमें बहने का गुण, गाढ़ापन होना चाहिए। मतलब जो बहने का विरोध करे, जितना गाढ़ा होगा उतना ही भारी लोड को सहन कर पाएगा। तो किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के लिए प्रतिरोध विस्कोसिटी कहलाती है, कि कोई वस्तु जो बहने का विरोध करे, प्रवाह के लिए प्रतिरोध, तो ये क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी या श्यानता कहलाएगी। जैसे आप अगर बात करें अलग अलग तेलों की, तो जो है, जो गाढ़े तेल होते हैं वो अगर आप उसको गिराना शुरू करोगे, या आप शहद की बात कर लो, एक शहद ले लो और एक जो है सरसों का तेल लो। तो शहद को अगर हम गिराने का प्रयास करेंगे तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी श्यानता बहुत ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा है। और अगर हम किसी सरसों के तेल की बात करेंगे उसकी तुलना में, तो वो आसानी से गिरेगा, क्योंकि उसकी श्यानता कम है, गाढ़ापन कम है। तो निम्न स्तर की विस्कोसिटी मतलब कम श्यानता वाला पदार्थ तरल और पतला होता है, और उच्च स्तर की श्यानता वाला पदार्थ गाढ़ा होता है। स्नेहकों के इस गुण को जो है एक नंबर से प्रकट करते हैं। मतलब हम यहाँ पर श्यानता दिखाने के लिए कि कौन गाढ़ा है, कौन कम कैसा है, उसके लिए हम एक नंबर से यूज़ करते हैं। और ये जो नंबर है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर SAE ये प्रोवाइड करता है। तो इसके बेसिस पर जो है हम देख सकते हैं कि किसकी श्यानता कम है, किसकी ज़्यादा है। एक होता है ज्वलन बिंदु और दूसरा होता है दहन बिंदु। जैसे आप सभी लोगों ने अगर घर में कभी काम किया हो खाना बनाने का, तो जब हम अगर ऑयल लेते हैं, एक छोटे से चमचे में ऑयल ले लिया, और कई बार ऐसा होता है वो ऑयल जो है आग पकड़ लेता है। थोड़ा अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो वो ऑयल जो है आग पकड़ लेता है, तो आपको ऑयल के ऊपर आग जस्ट दिखती है। तो जब जैसे ही वो आग पकड़ता है, तो वहाँ पर जो है उसका जो पॉइंट कहलाएगा, जिस तापमान पर वो जो है लुब्रिकेंट या जो है जो भी द्रव है, वो एक वाष्प मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसे, कि आप किसी द्रव को गर्म कर रहे हो और वो जो है हवा में एक ज्वाला उत्पन्न करता है इनिशियली। तो जिस तापमान पर करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ज्वलन बिंदु बोलेंगे। जस्ट वो स्टार्ट होता है जलना, ठीक है। तो उसे गर्म करने से पैदा हुई वाष्प ज्वाला के रूप में जलना प्रारंभ होती है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज है। अब इसके बाद अगर आप उसको काफ़ी देर, थोड़ा देर और रख दो, तो क्या होगा कि अगर आप गैस बंद भी कर दोगे तो वो आग इतनी पकड़ लेगा कि आग नीचे से गैस बंद करने के बाद भी वो जो है जलता रहेगा, भले ही आपने नीचे से उसको हीट गर्म करना बंद कर दिया। तो वो क्या कहलाने लगेगा, उसका दहन बिंदु। जिस तापमान पर वो चीज़ जो है दहन होना स्टार्ट हो जाता है, जलना शुरू कर देता है, तो वो उसका दहन बिंदु। और जहाँ पर जो है जस्ट वाष्प में, या पहली जो वाष्प के रूप में जलना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वाष्प वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा है, आप इस तरीके से समझा सकते हो इसको, कि जब हम ऑयल को गर्म करते हैं या किसी भी लुब्रिकेंट की बात कर रहे हैं हम, तो हम किसी लुब्रिकेंट को गर्म करेंगे तो वो जिस बिंदु पर आग पकड़ता है, ठीक है, और हम हवा में देख सकते हैं कि वो जो है जलना स्टार्ट हुआ है, तो वो उसका ज्वलन बिंदु है। और
अगर हम नीचे से उसको ऊष्मा देना गर्म करना बंद कर दें तब भी वो अगर बहुत देर तक जलता रहे तो वो उसका क्या कहलाने लगेगा, दहन बिंदु कहलाने लगेगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है, दहन बिंदु किसी लुब्रिकेंट के लिए वह तापमान जिस पर उसे गर्म करने पर दहन क्रिया तीव्र गति से प्रारंभ हो जाती है। और नीचे मतलब आप गर्म करना उसका बंद भी कर दो तो भी वो जलना कंटिन्यू करेगा, तो ये दहन बिंदु कहलाएगा। धारा बिंदु मतलब वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई तेल प्रवाहित हो सकता है। जैसे अभी ठंडों में जो है आपका वो ग्रीस वगैरह है, आपका ठंडों के टाइम में क्या होता है, जो ऑयल रहता है वो जम जाता है। तो धारा बिंदु क्या कहलाएगा, वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई तेल प्रवाहित हो सकता है। जैसे ठंडों की हम बात करें तो क्या होता है, ऑयल जम जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा गर्म करते हैं, थोड़ा धूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो बहना स्टार्ट करे, वो एकदम जम गया। तो वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई तेल प्रवाहित हो सकता है या उड़ेला जा सकता है। तो वह निम्नतम तापमान पर कार्य करने वाली मशीनों में प्रयोग करने वाले लुब्रिकेंट के लिए धारा बिंदु एक महत्वपूर्ण विवरण होता है। जैसे बर्फ़ के कारखाने, रेफ्रिज, क्योंकि यहाँ पर जमने का वो रहता है कि वो चीज़ जम जाएगी। तो मिनिमम टेम्परेचर क्या हो जिससे कि वो बह सके। ये अपोजिट है धारा बिंदु श्यानता का। आगे जाता है अपशिष्ट कार्बन मात्रा। आप सभी जानते हैं कि जो भी ईंधन रहता है, जैसे लुब्रिकेंट की हम बात करें तो ऑयल वगैरह हैं, तो जलने के बाद क्या होता है, इनमें एक अवशिष्ट जो बचता है जलने के बाद, जो काला काला या जो भी बचा हुआ जो कचरा रहता है, तो वो अपशिष्ट एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है एक्चुअल में। तो कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो ऑयल की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी। कार्बन की मात्रा जितनी अच्छी होगी ऑयल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है। तो जैसे किसी तेल में अपशिष्ट कार्बन चूर्ण की मात्रा उसके अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा और उसकी लुब्रिकेटिंग क्षमता को दर्शाती है। तो किसी इंजन की उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए उसमें प्रयोग करने वाले लुब्रिकेंट तेल में अपशिष्ट कार्बन की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। जिसमें जितना कम वेस्ट होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का स्नेहक होगा, जिसमें जितना ज़्यादा वेस्ट कचरा निकलेगा वो उतना ही ख़राब क्वालिटी का होगा। आप जो है एक अच्छी क्वालिटी के ईंधन को जलाओ और एक ख़राब क्वालिटी के ईंधन को जलाओ, आपको अपने आप फ़र्क समझ में आ जाएगा कि दोनों में। हम भाई कोयले से कोक बनाते हैं, जब हमने पदार्थ विज्ञान पढ़ा था तो कोयले से कोक क्यों बना रहे थे, इसीलिए ना क्योंकि कोयला जलने पर राख ज़्यादा उसमें बचती है। लेकिन अगर उसको कोक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे जो अपशिष्ट बच रहा है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, जितना उसमें से ऊष्मा निकलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म करने में उपयोगी है और वेस्टेज कम रहेगा। जल मिश्रणता और जल पृथकता क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल में एक ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो जल के साथ कितना अच्छे से मिल पा रहा है, और दूसरी जो जल पृथकता है मतलब जल से कितना आसानी से पृथक हो पा रहा है। तो जल मिश्रणता किसी लुब्रिकेंट तेल का वह गुण जिसके कारण वह जल के साथ शीघ्र ही मिश्रित हो सके और एक समान तथा लगभग स्थायी मिश्रण बना सके। वो मिश्रण भी एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑयल ऊपर है और तेल नीचे है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आगे है आपका जल पृथकता, किसी लुब्रिकेंट तेल का वह गुण जिसके कारण वो तेल मिश्रण में से जल को शीघ्रता से पृथक किया जा सके, आसानी से उसको अलग अलग किया जा सके। उदासीनीकरण संख्या क्या होता है, जो लुब्रिकेंट होते हैं उनमें एसिड भी होता है, भाई फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो एसिड्स जो हैं अगर हमें उसको क्या करना है, उदासीन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्षार मिलाना पड़ेगा। एसिड मतलब अम्ल, तो एसिड अगर उसमें है, अम्ल है, उसको उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षार मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जितना जितना जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम में मात्रा रहती है स्नेहक में मिलाने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए, इसकी उसी मात्रा को हम एक नंबर से दर्शाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर से समझ लो, जो स्नेहक रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, अम्ल भी रहते हैं। तो अम्ल रहते हैं तो उसको हमें अगर उदासीन करना है
क्योंकि अम्ल का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, तो अम्ल को हमें अगर उदासीन करना है तो उदासीन करने के लिए इसमें क्षारीय तत्व मिलाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलीग्राम में मिलाया जाता है। तो इसकी जितनी मात्रा मिलीग्राम में मिलाई जाती है उसको एक संख्या से बताया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण संख्या बोलते हैं। रासायनिक स्थिरता, रासायनिक स्थिरता से मतलब ये है कि तेल जो है, जो भी स्नेह का आप यूज़ कर रहे हो, उसका संगठन और उसका अस्तित्व, मतलब वो जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है वो, और उसका स्थायित्व मतलब वाष्पीकृत होकर उड़ ना जाए, ये अगर आप मशीन में उपयोग कर रहे हो, ये बना रहता है, वो अपना तत्वों में विघटित नहीं होता और वो वाष्पीकृत नहीं होता, तो वो रासायनिक स्थिरता कहलाती है। अब स्नेहक के चुनाव किस हिसाब से चुनाव किए जाते हैं, किसी स्नेहक का चुनाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ तो ये कि दोनों सतहों के बीच में दबाव कितना पड़ रहा है। अगर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मतलब हैवी लोड है, हैवी लोड है तो स्नेहक भी कैसा होना चाहिए, जो हैवी लोड को बेयर कर सके। तो आप ब्लेंडेड ऑयल वगैरह यूज़ करोगे। बुश और शाफ्ट के मध्य क्लियरेंस पर कितना क्लियरेंस है, आप क्लियरेंस के हिसाब से उस तरह के पतली फिल्म का चाहिए, मोटी फिल्म का चाहिए, तो ये जो है किस पर क्लियरेंस के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि किस तरह का आपको वहाँ पर स्नेहन करना है। दोनों सतहों के मध्य सापेक्ष गति, उनके बीच गति किस तरीके से हो रही है दोनों के बीच। अगर सापेक्ष गति बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर अलग तरह का स्नेहक यूज़ करेगा, सापेक्ष गति बहुत कम है तो वहाँ पर स्नेहक अलग तरह का रहेगा। सापेक्ष गति जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर उतना ही जल्दी वाष्पीकृत होकर उड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कार्यकारी तापमान बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो है क्या कर रहे थे, उसका धारा बिंदु निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तापमान, रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर तापमान बहुत ही क्या था, कम था। ये जो हम पढ़ रहे थे, बर्फ़ के कारखाने, रेफ्रिजरेटर, तापमान बहुत ही कम था, तो वहाँ पर जो है तापमान पर भी इसका मान निर्भर करता है। अब अगर मशीन्स वगैरह बहुत ही हाई टेम्परेचर वर्क कर रही हैं तो वहाँ पर वाष्पीकृत होकर उड़ने का खतरा रहता है, तो आप कुछ वहाँ पर भारी तत्व, उसको भारी बनाने के लिए कुछ तत्व मिलाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से कहाँ पर उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसको याद रखिएगा। इसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप डाउट जो है ग्रुप में डिस्कस करके पूछ सकते हो, ठीक है।